शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर के हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में। आज भूगोल में मैप के अंतर्गत हम डिस्कशन करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। गंगा नदी तंत्र को आज हम मैप के माध्यम से समझने वाले हैं। सबसे पहले तो इसके बारे में बेसिक जानकारी देखेंगे। इसके अलावा इसका एक और मेन जो पार्ट होता है कि कौन कौन से शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, उसको भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं, जो गंगा रिवर है वो दो नदियों का संगम है। एक तो है भागीरथी और दूसरा है अलकनंदा। जब दोनों ये आपस में मिलती हैं तब जाकर के इस नदी का नाम गंगा पड़ता है। पार्टिकुलरली यहाँ पर आप जो मैप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा उत्तराखंड का है। ठीक है, तो उत्तराखंड में आप देखते हैं ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर में बंदरपूछ आपको यहाँ पर चोटी दिखाई दे रही है। 6320 मीटर की हाइट यहाँ आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से इस प्रकार से निकली है ये भागीरथी रिवर। ठीक है, मंसूरी पर्वत श्रेणी से होते हुए हम देख रहे हैं ये उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में ये एंटर करती है। तो भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों का संगम है जिसको हम बोलते हैं गंगा रिवर। तो बंदरपूछ से निकली है भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से, और नीचे की तरफ में आप देख रहे हैं अलकनंदा रिवर है। और ये मसूरी पर्वत श्रेणी आप देख सकते हैं इस प्रकार से फैली हुई है। ये यहाँ पे मसूरी पर्वत श्रेणी आपको दिखाई दे रही है। ये नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तराकाशी जिला पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, तो गोमुख के निकट में गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से ये नदी निकली है। यहाँ पर हम इसको भागीरथी के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये क्या काम करती है, मध्य और लघु हिमालय श्रेणियों को काट करके गॉर्ज का निर्माण करते हुए यहाँ से निकलती है। तो आप यह देखेंगे बहुत हाइटेड वाला एरिया है यहाँ पर। एक हिमालय का एरिया ये हो गया। ठीक है, इसके बाद ये बीच वाला हिमालय का एरिया हो गया। तो इन सब हिमालय से होते हुए ये गहरे गॉर्ज का निर्माण करते हुए यहाँ से निकल रही है। दोनों जो नदियाँ हैं भागीरथी और अलकनंदा, ये जो यहाँ पर संगम आपको दिखाई दे रहा है ये है देवप्रयाग। ठीक है, ये वाले मैप से आप समझ सकते हैं इसको। ये देखिए, ये जो जगह है जहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिली हैं इस जगह को हम बोलते हैं देवप्रयाग, और यहीं पर ये मिली है और यहीं से फिर इसका नाम गंगा पड़ जाता है। पार्टिकुलरली यदि हम महत्वपूर्ण शहरों की बात करें कि कौन कौन से शहर हैं जो कि इन महत्वपूर्ण नदियों के किनारे में बसे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं भागीरथी नदी के किनारे में आपको उत्तरकाशी देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ यदि आप आते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ यदि आप आते हैं तो ये आपको टिहरी दिखाई दे रहा है, नई टिहरी जिसको बोला जाता है। तो एक हो गया आपका उत्तरकाशी और एक हो गया आपका नई टिहरी। इसके बाद सीधे देवप्रयाग पड़ता है, यहीं पर दोनों नदियां अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। अलकनंदा में नदी के किनारे में देखें कुछ महत्वपूर्ण शहर जैसे कि श्रीनगर हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, पौड़ी हो गया, तो थोड़ा सा दूर में लोकेटेड हैं लेकिन वो हैं इसी नदी के किनारे ही। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिली हैं, इसके बाद से ही इसका नाम गंगा पड़ गया है। अलकनंदा का जो सोर्स है बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद है। आप जैसे कि ऊपर की तरफ में जाएंगे, यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, दूसरे वाले मैप को हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं भागीरथी रिवर का सोर्स बताया जा रहा है कि भागीरथी सोर्स आखिर है कहाँ, तो इसका है बद्रीनाथ के ऊपर जो सतोपथ हिमनद लोकेटेड स्थित है, यहीं पर से इसको पानी का मेन सोर्स माना जाता है। ये अलकनंदा, धौली और विष्णुगंगा धाराओं से मिलकर के बनती है। वहीं यदि हम बात करें कौन कौन सी रिवर से मिलकर के ये बनी हुई है, सॉरी अभी जो हम देख रहे थे वो अलकनंदा का सोर्स देख रहे थे। अलकनंदा को पानी का सोर्स कहाँ मिलता है, तो जो अलकनंदा रिवर है बद्रीनाथ के ऊपर में सतोपथ हिमनद है। ठीक है, इसका जो मेन सोर्स है पानी का वो क्या है, सतोपथ हिमनद है।
ये भी और भी सहायक नदियों से मिलकर के बनी हुई है, जैसे कि धौली और विष्णु गंगा। एक हो गई ये वाली नदी और एक हो गई ये वाली नदी, ठीक है। तो एक है धौली और दूसरी है विष्णु गंगा, तो दो नदियों से मिलकर के ये अलकनंदा बनी है, जो कि जोशीमठ या फिर विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। दोनों कहाँ पर मिल रही हैं? उस जगह का नाम यदि हम देखें तो ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, इसकी सहायक नदियाँ कहाँ पर? विष्णु प्रयाग में आकर के मिलती हैं। ये है जगह, आप देख सकते हैं जहाँ पर इनका मिलन हो रहा है, जोशीमठ। ये रहा जोशीमठ, ठीक है। और इसकी जो मेन नदियां हैं, जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, वो आपस में कहाँ पर आकर के मिल रही हैं? जोशीमठ जगह में मिल रही हैं। और ये हो गई हमारी अलकनंदा रिवर। आगे कुछ और फैक्ट यदि हम देखें तो देखिए, अलकनंदा की कुछ और सहायक नदियां भी हैं, जैसे कि पिंडारी। ये नीचे में आप देख रहे हैं, ये पिंडारी रिवर है, ठीक है। अलकनंदा की एक सहायक नदी हम देख चुके हैं, पिंडार, जो इससे कर्णप्रयाग में मिलती है। कहाँ पर आकर के मिल रही है पिंडारी रिवर? ये आकर के गोपेश्वर के नीचे आपको कर्णप्रयाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आकर के ये मिल रही है। जबकि मंदाकिनी की बात करें या फिर काली गंगा की, तो वो इससे रुद्रप्रयाग में मिलती है। एक और जो आपको यहाँ पर रेड कलर से सहायक नदी दिखाई दे रही है, ये वाली जो रिवर है, ये कहाँ पर आकर के मिल रही है? इससे रुद्रप्रयाग नामक जगह में मिल रही है। और ये वाली जो रिवर है हमारी काली गंगा है, ठीक है। ये हो गई काली गंगा, ये हो गई पिंडारी रिवर। और इसके अलावा भी हम जो दो ठो नदी देखे थे, कौन कौन सी नदी हमने देखे थे? जो जो कि इसकी सहायक नदियां हैं, धौली और विष्णु गंगा। ये धौली और जो विष्णु गंगा हैं, ये आकर के जोशीमठ में यहाँ पर मिल रही हैं। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान वाले एरिया में प्रवेश करती है। सबसे पहले तो ये पहाड़ वाले एरिया से होते हुए कहाँ जाती है? मैदान वाले एरिया में प्रवेश करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हरिद्वार दिखाया गया है। वहीं इसका यदि हम फिजिकल मैप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया से उतरते हुए ये कहाँ पर जा रही है? मैदानी एरिया में एंटर करती है। तो जो मैदानी एरिया का नाम है वो हरिद्वार वाला एरिया हो जाता है। यहाँ से ये पहले दक्षिण की तरफ में जाएगी। पहले किधर की तरफ जा रही है? दक्षिण की तरफ जा रही है, फिर दक्षिण पूर्व की तरफ जाती है और इसके बाद पूरब की तरफ बहना चालू कर देती है। इसकी यदि मेन डायरेक्शन अपन देखेंगे तो सबसे पहले तो साउथ की तरफ गई, साउथ के बाद दक्षिण पूर्व की तरफ गई, ऐसे फिर दक्षिण और पूर्व की तरफ, इसके बाद फिर ये पूर्व की तरफ इस प्रकार से चलना चालू कर देती। तो ये इस नदी की डायरेक्शन है। अंत में ये दक्षिण मुखी होकर के दो जल वितरिका भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती। तो ये चीज हमको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? सबसे लास्ट वाले हिस्से में ये हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये यहाँ पर पार्टिकुलरली पश्चिम बंगाल वाला एरिया यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दो भाग में बढ़ जाती है। एक नाम है इसका भागीरथी और दूसरा है पद्मा, ठीक है। तो जो बांग्लादेश वाला एरिया है वो एरिया इसको पद्मा के नाम से जानता है। वहीं यदि हम बात करें कि कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत लंबी ये रिवर है, बहुत लंबाई की रिवर है ये, 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड में मात्र 110 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि सबसे लंबा एरिया ये तय करती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हो गया इसका एरिया। तो ये जो इसकी लंबाई है वो है 1450 किलोमीटर, ठीक है, 1450 किलोमीटर है। और वहीं यदि आप बिहार की बात करें तो बिहार में ये 445 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, इसका लगभग 520 किलोमीटर की डिस्टेंस ये तय करती है। गंगा द्रोणी केवल भारत में 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यदि हम इसके पूरे गंगा द्रोणी सिस्टम की बात करें तो इसका जो अपवाह क्षेत्र है
इसका जो अफवाह क्षेत्र है लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र माना जाता है, जिससे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी और अनित्यवाही नदी, दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियाँ शामिल हो जाती हैं। मतलब इसमें हम उन रिवर्स को भी शामिल कर दे रहे हैं जो कि दक्षिण प्रायद्वीप से निकल रही हैं और इसमें मिल जा रही हैं। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि यदि हम इस हिस्से को जूम करके देखेंगे, एक नदी आपको जो दिखाई दे रही है वो है सोन रिवर। ये देखिए, ये वाली जो नदी है सोन रिवर है, जो कि इससे जाकर के मिल रही है। एक और जो रिवर है वो है पुनपुन रिवर है। इसके अलावा आपको कर्मनासा देखने को मिल जाएगी। और भी हम देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ। एक जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो है यमुना रिवर। तो सबसे बड़ी इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? यमुना रिवर, जो यहाँ पर आपको मोटे मोटे हिस्से से दर्शाई गई है। देखिए, जो कि इलाहाबाद में आकर के इससे मिलती है। यहाँ पर इनका संगम है। और भी कुछ नदियाँ हैं जिनको आप ऊपर की तरफ से समझ सकते हैं, जैसे कि एक साई रिवर है, गोमती रिवर है। और ऊपर की तरफ यदि आप बढ़ेंगे मोटे मोटे तौर पर ये जो देख रहे हैं बहुत घाघरा रिवर है। और ऊपर की तरफ और यदि आप जाएंगे तो ये गंडक रिवर दिखाई दे रही है। ठीक है, पटना के किनारे जो कि आकर के मिलती है। जो घाघरा रिवर है ये भी आप देखेंगे कि पटना के आगे वाला एरिया जहाँ पर सोन लिखा है यहाँ पर आकर के मिल रही है। एक है बूढ़ी गंडक। बिहार के आगे वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, यूपी वाला एरिया, यहाँ पर आपको बूढ़ी गंडक दिखाई दे रही है। तो बूढ़ी गंडक भी जो है इसकी सहायक नदियाँ है। इसके अलावा ढेरों इसकी सहायक नदियाँ, जैसे कि कोसी हो गई, हमें इसकी जो मेनली सहायक नदियाँ हैं उनके नाम जो याद रखने हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा है। ज़्यादातर जो रिवर हम देख रहे हैं इसकी जो सहायक नदियाँ हैं आपको ऊपर वाले हिस्से से ज़्यादा दिखाई दे रही, मतलब हिमालय वाला जो एरिया है उधर तरफ से। अब यहाँ पर यदि हम दाएं और बाएं वाले हिस्से की बात करें, जैसे कि आप यहाँ पर हैं, ठीक है, यहाँ से आप इधर की तरफ आ रहे हैं, तो आपका जो राइट हैंड है वो ये वाला हो जाएगा और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो इस तरफ रहेगा। ठीक है, यदि आप इधर, क्योंकि गंगा नदी भी ऊपर में इधर ही से आ रही है, तो लेफ्ट हैंड की तरफ से काफ़ी महत्वपूर्ण नदियाँ इसको आकर के मिलती हैं, इससे आकर के मिलती हैं। जैसे कि एक है ये गोमती, एक है घाघरा, एक है गंडक, एक और है कोसी नदी जिसको बिहार का शोक बोलते हैं। ये रही शोक, कोसी नदी, बूढ़ी गंडक है। तो ये सारी की सारी रिवर आकर के हम देख रहे हैं कि गंगा रिवर में मिलती हैं। इसके अलावा भी हमको ध्यान में रखना है एक और रिवर है जो कि महानंदा रिवर है, जो गंगा रिवर में जाकर के मिलती है। वहीं बात करें कि कहाँ पर जाकर के अपने पानी को गिराती है, तो ये अपने पानी को बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके किनारे बसे प्रमुख महत्वपूर्ण शहरों के बारे में कि कौन कौन से शहर इसके किनारे में बसे हुए हैं। तो ये भी इसका बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसको हमें ध्यान में रखना है। ये देखिए, उत्तराखंड वाले हिस्से की तरफ में देखें तो यहाँ पर कोई भी शहर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे की तरफ जब हम आ जाते हैं यूपी में, तो यूपी में आप देखेंगे गंगा के किनारे थोड़ी सी डिस्टेंस है बिजनौर लोकेटेड है। और हम नीचे की तरफ चलते जाते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ चलते जाते हैं, इसके बाद हमें पड़ता है फतेहगढ़। यूपी की ही बात हम कर रहे हैं। फिर उसके नीचे जाएंगे तो कन्नौज है। कन्नौज के नीचे यदि आप जाते हैं तो कानपुर पड़ता है। कानपुर से हम फिर नीचे की तरफ में जा रहे हैं, फतेहपुर साइड में हो गया है इलाहाबाद। इलाहाबाद जहाँ पर हमको यमुना और गंगा का संगम दिखाई दे रहा है, देखिए इलाहाबाद।
तो जो महत्वपूर्ण शहर खो गया वो कौन सा हो गया? इलाहाबाद। इलाहाबाद से हम फिर आगे बढ़ते हैं, मिर्ज़ापुर पड़ता है जो कि गंगा नदी के किनारे लोकेटेड है। इसके बाद आप देखेंगे वाराणसी और मुगल सराय। वाराणसी और मुगल सराय दोनों के बीचों बीच से होकर के ये नदी गुजर रही है। एक तो मुगल सराय है और दूसरा वाराणसी है। इसके बाद में बक्सर इसके किनारे पर लोकेटेड है। और यदि हम बक्सर के आगे में जाते हैं तो बलिया पड़ेगा। बलिया के आगे फिर देख रहे हैं छपरा है। ठीक है, छपरा के आगे अब देखा जाए ना तो ये कहाँ पर एंटर कर गई है? अब ये पश्चिम बंगाल में एंटर कर चुकी है। ये जो पीला कलर आपको दिखाई दे रहा है ये पश्चिम बंगाल का है। यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ देखने, सॉरी ये पश्चिम बंगाल नहीं, ये बिहार वाला हिस्सा है। तो एक जगह हो गई छपरा, इसके बाद पड़ता है दानापुर। ठीक है, दानापुर के आगे यदि आप बढ़ते हैं तो बेगूसराय हो गया, मोकामा हो गया, बरौनी हो गया, मुंगेर हो गया, और आगे जाते हैं तो भागलपुर पड़ता है। अब इसके बाद का जो एरिया है यहाँ पर ग्रीन कलर का, ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया चालू हो गया है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं ये वाइट कलर से पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, यहाँ पर ये एंटर कर जाती है। वहीं झारखंड की बात करें, झारखंड में गंगा नदी के किनारे लोकेटेड है साहिबगंज। ठीक है, एक और शहर हो गया राजमहल। अब हम देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के कुछ शहरों को जो कि इसके किनारे पर लोकेटेड हैं। तो जिस प्रकार से हमने देखा कि ये पश्चिम बंगाल वाले हिस्से से भी गुजरती है, लेकिन इसका जो एरिया है पश्चिम बंगाल में काफ़ी कम है। लेकिन आप देखेंगे पश्चिम बंगाल के किनारे किनारे वाले हिस्से से होकर के ये गुजरती है। जैसे कि यहाँ से भी यदि ये एंटर करी है तो उसके किनारे किनारे से ही आई है, फिर बीच से क्रॉस करी है और फिर उसकी बाउंड्री से होते हुए इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। तो एक जो इम्पोर्टेंट शहर है वो है फरक्का। फरक्का से ये पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ पर जा रही हैं? बांग्लादेश में एंटर करती है। और जब ये नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र के साथ में मिलती है तो ये जो है किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से ये जानी जाती है। एक और इसकी जो शाखा है नीचे की तरफ गई है और जा कर के बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती, जिसको हम मधुमती बोल रहे हैं। तो एक जो है पद्मा हो गई, दूसरी हो गई मधुमती। अब यहाँ पर असम से होते हुए जो नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र, आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र है, बांग्लादेश में आकर के ये जमुना हो गई है, और ये आकर के किससे मिल रही है? गंगा रिवर से जाकर के मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में यह गंगा नदी अपना मुहाना बनाती है। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि मेघना। ठीक है, अब इन दोनों का संयुक्त रूप हमको दिखाई दे रहा है, किस किस का? एक तो गंगा रिवर का और दूसरा जमुना रिवर का। यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो गंगा रिवर और जमुना रिवर का मिलन आपको दिखाई दे रहा है मेघना के रूप में। इसके बाद में ये कई सारी जल वितरिकाओं में बढ़ जाती है और बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। तो ये तो रहा गंगा रिवर सिस्टम। इसके बाद हम सीधे चलते हैं न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं प्रमुख न्यूज़ को। तो पहली खबर हम देखने वाले वो NCERT से रिलेटेड देखने वाले हैं। ठीक है, भारत सरकार क्या काम कर रही है? आज के समय में सरकार का ऐसा सोचना है कि हमारे देश में जो हिंदू राजा हुआ करते थे उनके बारे में पाठ्य पुस्तकों में बहुत कम कंटेंट है। इसलिए सरकार चाहती है कि जो मुग़ल राजा हुआ करते थे, मुग़ल बादशाह हुआ करते थे, उनके बारे में जो भर भर के चीज़ें लिखी हुई हैं उनको डिलीट किया जाए, उनको हटाया जाए। और यहीं से फिर कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है कि आप जो है एक हिंदुत्व राष्ट्र की बात करने लग जाते हैं। इसके अलावा प्रो नेशनलिस्ट की बात यहाँ पर होने चालू हो जाती है। कुछ स्टेट इस मामले में आगे आए हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं, जैसे कि केरला ने क्या काम किया है? NCERT में जो चीज़ें डिलीट की गई थी उनको क्या काम किया है? रिटेन करने का काम किया है, उनको हटाया नहीं है। मुग़ल एरा, इसके अलावा अकबरनामा, विच क्रॉनिकल्स द रीजन ऑफ किंग अकबर एंड हिज प्रेसिडेसर्स।
feature prominently in the soon to be released supplementary textbook for student of classes 11 and 12 in Kerala। कक्षा 11वीं और 12वीं में अब आपको ऐसा नहीं है कि अकबरनामा हटा दिया गया है, अकबर के बारे में जो जानकारी थी उसको हटा दी गई है, उसके जो एंसेंटर रहे थे, उसके जो आने वाले और भी शासक रहे थे, उनके बारे में जानकारी नहीं डिलीट करी जाएगी। इसके साथ साथ में जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है विल आल्सो टच अपॉन टॉपिक्स सच एज मिडल एज, कल्चरल फॉर्मेशन, द एज ऑफ डिस्कवरीज ऑफ इन्वेंशन एंड द हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आप मिडल एज के बारे में पढ़ेंगे, कल्चरल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा क्या क्या डिस्कवरी हुई, क्या क्या इन्वेंशन हुआ, और ऐतिहासिक रूप से जो भारत का विभाजन हुआ था उसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा ये जो नई किताब रहेगी हिस्ट्री की, द न्यू टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स हैव पोर्शन दैट वर रिसेंटली डिलीटेड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एनसीईआरटी ने क्या काम करी थी अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, यहाँ पर काफ़ी कुछ जो पोर्शन है उसमें डिलीट किए जाने का काम किया गया है। इसके अलावा जो किताबें हैं वो स्टूडेंट लोगों को गरीबी और भारत में जो फेमाइन पड़ा था, ठीक है, अकाल की जो कंडीशन पैदा हुई थी उसके बारे में भी जानकारी देती हैं। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, ये वाली न्यूज़ आई है एजुकेशन स्कीम से रिलेटेड है। 14 स्टेट ऐसे और हैं जो कि एजुकेशन स्कीम को ज्वाइन करने वाले हैं। तो जो पीएम ऊषा स्कीम है जिसके अंतर्गत में फोकस किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कि हमें जो है डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करना है ताकि हम इम्प्रूव कर सकें ओवरऑल क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। उन ज़िलों की पहचान करना है जिन ज़िलों के जो हायर एजुकेशन है उसमें सुधार किए जाने की ज़रूरत है। द चैलेंज मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व 3 स्टेज, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का जो चयन किया जाएगा उसमें 3 स्टेज शामिल हैं और यही थोड़ा चैलेंज वाली बात हो जाती। पहले नंबर की जो स्टेज है उसमें क्या है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी साइन करेंगे एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ में। उसमें कमिटमेंट किया जाएगा कि हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रिफॉर्म को, तब जाकर के डिस्ट्रिक्ट का चयन होने वाला है। इसके बाद अगली जो शर्त रखी गई है, द स्टेट गवर्नमेंट विल शॉर्टलिस्ट यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आ गई बात कि वो क्या काम करेंगे, यूनिवर्सिटी की लिस्ट तैयार करेंगे, कॉलेज की लिस्ट तैयार करेंगे, डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट तैयार करेंगे। थर्ड नंबर का जो स्टेज रहेगा इसके अंतर्गत में मिनिस्ट्री ही इवैल्यूएशन करेगी, मूल्यांकन करने का काम करेगी इन प्रपोजल्स को एंड इनको भेजेगी अप्रूवल के लिए बाय ए प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड। तो इसके बाद ये मिनिस्ट्री भी जो है एक बोर्ड के पास में इन चीज़ों को भेजने वाली है। तो केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल उन 14 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में शामिल हो गए हैं जो कि अभी जो एमओयू है उसके ऊपर सिग्नेचर करने वाले हैं यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ में, जिसके अंतर्गत कुछ प्रावधान किए गए हैं जैसे कि आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को टू गेट फंड ऑफ ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। यदि आपको आने वाले 3 साल के लिए 13,000 करोड़ रुपया चाहिए तो आपको इसके लिए सिग्नेचर करना पड़ेगा। वहीं यदि हम बात करें नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट की, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ को अपने जो कंसर्न है, चिंता है वो जाहिर करी हैं इस एमओयू के बारे में, दैट 40% ऑफ प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको शॉर्टकट में पीएम ऊषा बोलते हैं, बजट मस्ट बी बोर्न बाय द स्टेट देमसेल्व्स।
केंद्र सरकार कह रही है कि इसके लिए जो बजट है आप अपनी व्यवस्था करिए, हम पैसा नहीं देंगे आपको। एंड नो एक्स्ट्रा फंड हैव बीन इमार्क्ड फॉर एनईपी रिफॉर्म। इसके अलावा एनईपी आप लेकर के आए हैं तो उसके लिए हमको आप पैसे नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पर चिंता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि कर्नाटका से है। यहाँ पर पार्टिकुलरली हम ड्रॉट मैनुअल के बारे में समझेंगे। सूखा से रिलेटेड क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं और कब किसी को इससे मुआवजा मिलेगा या फिर फ़ायदा मिलेगा। किसान लोग अक्सर जो है सूखे की समस्या से ग्रसित रहते हैं, तो इसके लिए सरकार कुछ मैनुअल या फिर दिशा निर्देश जारी करे, इससे रिलेटेड ये न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि ड्रॉट से रिलेटेड कर्नाटक की गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या डिमांडें करी गई हैं। सिद्धारमैया का कहना है कि जो डिफरेंट पैरामीटर हैं उनकी हमें ज़रूरत है। हमें अलग अलग टाइप के डिफरेंट पैरामीटर चाहिए टू डिक्लेयर ड्रॉट इन 14 एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन स्टेट। ऐसे कौन कौन से पैरामीटर हैं जिससे हम किसी एरिया को सूखा प्रभावित ग्रसित है कि नहीं है, ये चीज़ सिद्ध कर सकते हैं। तो इसके लिए कर्नाटक में 14 एग्रो क्लाइमेट जोन स्थापित करे गए हैं। इन लाइट ऑफ डायर सिचुएशन कास्ड बाय इरेटिक कंडीशन प्रोपेल्ड बाय क्लाइमेट चेंज, ही आस्क सेंटर टू अलाइन मैनुअल विथ एसडीआरएफ एनडीआरएफ नॉर्म। तो इन सब चीज़ों को वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से पैरेलल करने की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने लिखा है यूनियन गवर्नमेंट को कि आप जो मैनुअल बनाए गए हैं ड्रॉट मैनेजमेंट 2016 के माध्यम से, इसको 2020 में अपडेट किया गया था, जिसके अंतर्गत ड्रॉट का डिक्लेरेशन स्टेट करेगा। डिक्लेरेशन ऑफ ड्रॉट बाय स्टेट, इसके लिए कानून कौन सा चलता है? ड्रॉट मैनेजमेंट 2016 का कानून चलता है। उन्होंने कहा है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके लिए कुछ डिफरेंट पैरामीटर होना चाहिए जिसके अंतर्गत हम डिक्लेयर कर सकें सूखे को 14 एग्रो क्लाइमेटिक जोन कर्नाटका में। क्योंकि जो है अभी जो वेदर की कंडीशन है काफ़ी ख़राब चल रही है, क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम ख़राब होता है और इसका सीधा सीधा असर फिर किसानों के ऊपर पड़ जाता है। वहीं यदि हम बात करें कर्नाटका में कितनी बारिश हुई है, क्या इसकी कंडीशन चल रही है इसके हिसाब से, तो देखिए कर्नाटका में पानी गिरा है 234 mm ऑफ रेनफॉल अगेंस्ट द नॉर्मल 336 mm, रजिस्टरिंग 34% डिफिशियंसी। 34% की गिरावट आई है। नॉर्मली यहाँ पर 336 mm बारिश होती है। एक दिक्कत यहाँ पर यह हो गई है कि जो मानसून है वो थोड़ा सा लेट आया है, इससे भी जो है 56% की जो डेफिशिएंसी है वो हमको देखने को मिल गई है। इसके बाद फ्रंट पेज से जो न्यूज़ हमारी थोड़ी सी रह गई थी उसको डिस्कस करते हैं, जैसे कि केरला और एनसीईआरटी की हम स्टोरी देख रहे हैं। एनसीईआरटी से जो पाठ्यक्रम सरकार हटा रही है, कुल मिलाकर के मुग़ल वाला जो हिस्सा है, मुसलमानों शासकों वाला जो हिस्सा, सरकार उसको हटाना चाहती है। लेकिन केरल की गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, बच्चों को हर चीज़ पढ़ाई जाए। ऐसा नहीं है कि आप जो खाली हमारे देश के हिंदू राजाओं के बारे में उनको पढ़ाएं। यदि मुग़लों का शासन यहाँ पर रहा है, इसके अलावा उनकी हिस्ट्री हमारे देश में मौजूद है, उन्होंने क्या क्या काम करवाए हैं वो मौजूद है, तो उसको पढ़ा जाना ज़रूरी है। इसके अलावा जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की लेटेस्ट रिपोर्ट है ये भी इंक्लूड की गई है टेक्स्ट बुक में, ऐसा सोर्सेज से पता चला है। इंडिया का नंबर था 107वां पोजीशन। इस इंडेक्स में टोटल 121 कंट्री थी। 2022 का ये डाटा है। इसके चलते चलते जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है ना, वो एकदम आग बबूला हो गई थी, जिन्होंने इस रिपोर्ट को कहा था कि ये जो है कंट्री की इमेज को गिराने का काम करती है। इसके अलावा हमारे देश में जो रियोट्स हुए हैं, दंगे हुए हैं, उसके बारे में भी बच्चे पढ़ेंगे।
सोशियोलॉजी की जो टेक्स्ट बुक है वो कवर करती है सोशल इंस्टीट्यूशंस को। इसमें इंक्लूड है कास्ट, सोशल चेंज, डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ कम्युनल रियट्स एंड एट्रोसिटीज़। रंजन गुरुकुल हिस्टोरियन हैं, उन्होंने ये फील किया है कि यदि आप रिमूव कर देते हैं सर्टेन पीरियड ऑफ हिस्ट्री को टेक्स्ट बुक से, इससे क्या होगा कि जो हमारा पास्ट रहा है उससे बच्चे एकदम के कट जाएंगे, हट जाएंगे उससे। एंड कंप्रहेंसिव ऑफ हिस्ट्री एज ए कंटिन्यूस प्रोसेस विल बी लॉस्ट। कंटिन्यूस जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वो चीज़ भी हट जाएगी, ऐसा कहना है इतिहासकार का। वहीं यदि हम बात करें सीआई इसाक, चेयरमैन ऑफ द एनसीईआरटीज़ करिकुलम कमेटी, ये सोशोलॉजी के चेयरमैन हैं, उन्होंने फील किया है कि जो मुग़ल हिस्ट्री है ये एक्सेसिवली टॉट वाइल द हिस्ट्री ऑफ मैनी हिंदू किंग्स हु डिफीटेड द मुगल्स हैज़ बीन इग्नोर्ड। वही बात यहाँ पर आप भी देख सकते हैं, फाइनल में यही चीज़ आई है कि मुग़ल के बारे में ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, हिंदू राजाओं के बारे में कम पढ़ा रहे हैं, यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। इसके बाद अगली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो येलगिरी हिल्स से रिलेटेड है। तो येलगिरी हिल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, तमिलनाडु की ये जो पहाड़ियाँ हैं कितनी ज़्यादा सुंदर लगती हैं, कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा है। और इन्हीं नज़ारों के बीच में कुछ जनजातियाँ निवास करती हैं, उनके जो घर रहते हैं एकदम घास फूस से बनी हुई झोपड़ी की तरह रहते हैं। तो इसी से रिलेटेड थोड़ी सी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो येलगिरी हिल्स के मैप को हम देखते हैं कि कहाँ पर ये फैली हुई हैं, कौन से एरिया में इनका फैलाव है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर जो आप मैप देख रहे हैं, यहाँ पर येलगिरी की पहाड़ियाँ दर्शाई गई। देखिए पार्टिकुलरली ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो ये आप मैप देख रहे हैं, यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो बाउंड्री है इस प्रकार से तमिलनाडु की बाउंड्री है। ये वाला जो एरिया है आपका आंध्र प्रदेश हो गया, और ये वाला जो एरिया है आपका कर्नाटक हो गया। तो तमिलनाडु में यदि आप नॉर्थ की तरफ में जाते हैं तो आंध्र प्रदेश और जो बेंगलुरु की बाउंड्री वाला एरिया है, यहाँ पर येलगिरी की पहाड़ियाँ लोकेटेड हैं। इसको यदि हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो ये देखिए, ये एकदम राउंड शेप में आपको घूमती हुई ये दिख जाएंगी, है ना। और इन्हीं पहाड़ियों में कुछ ट्राइब्स रहती हैं, उन्हीं ट्राइब्स के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। येलगिरी हट सेल्टर्स 200 ईयर्स ऑफ हिल्स ट्राइब हिस्ट्री। येलगिरी में जो हट आपको दिखाई दे रही हैं, ये शेल्टर प्रोवाइड करती थी 200 साल पहले। 200 ईयर्स ऑफ हिल ट्राइब हिस्ट्री, ये बताती हैं कि 200 साल पुराना यहाँ पर आदिवासी लोगों का इतिहास रहा। ये देखिए इस प्रकार के आपको हट देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो आपको ट्रेडिशनल ट्राइबल हट दिखाई दे रही है येलगिरी तिरुपुत्तर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, उसी का यहाँ पर पिक्चर आपको देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि लगभग 2 सेंचुरी पहले, मतलब यहाँ पर 200 मलयाली ट्राइब्स पीपुल ने बनाया था ट्रेडिशनल क्ले हट ऑन द फ्लैट पीक ऑफ द पिक्चरस्क येलगिरी हिल इन व्हाट इज़ नाउ नॉर्दर्न तमिलनाडु। नॉर्दर्न तमिलनाडु की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो पहाड़ी लोकेटेड है, जो पहाड़ी स्थित है, उसी की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 200 साल पहले 200 मलयाली ट्राइबल पीपुल ने इस प्रकार की झोपड़ियाँ बनाने का काम किया था। यहाँ पर आपको जो है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि शेल्टर बने हुए देखने को मिल जा रहे हैं। इसके साथ साथ में लोग फार्मिंग का काम कर रहे हैं। फार्मिंग के अलावा यहाँ पर बहुत सारे ये काम किया करते थे, जैसे कि जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं वो कैटल रेयरिंग का काम भी करते थे। ऑल दैट रिमेन्स ऑफ दैट सेटलमेंट टुडे इज़ ए सिंगल एंटिक्वेटेड हट juxtaposed with new concrete houses, a standing testament to the tribe's evolution from foraging to a more
मॉडर्न लाइफस्टाइल। पहले जैसी चीज़ें अभी आपको देखने को नहीं मिलेंगी, उसकी जगह में आपको देखने को मिलेंगे सीमेंट कंक्रीट से बने हुए घर। देखा जाए तो ये जो विलेज है लगभग 200 साल से आप यदि देखेंगे पिछले इतिहास में, ये लास्ट ओल्ड फैशन्ड वाली हट है ऑफ द ट्राइब इज़ ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय गोविंद सामे। इस झोपड़ी को कौन मेंटेन करे हुए है अभी तक, उसका नाम बताया गया है गोविंद स्वामी, एक ट्राइब्समैन है एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ यालगेरी पंचायत है। इसके अलावा बाकी के जो बचे हुए लोग हैं उन्होंने धीरे धीरे करके मॉडर्न लाइफ स्टाइल को अपना लिया है। मलयाली ट्राइब, जिसको यदि हम अर्थ के रूप में देखें, मलई का मतलब होता है यिल और यली का मतलब होता है पीपुल, मतलब पहाड़ में रहने वाले लोग। ये पूरे तमिलनाडु के हिली रीजन में फैले हुए हैं, हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। The tribes people were foragers who settled in the upper Nillur region of the Yelgiri and began cultivating its tabletop peak for food। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ट्राइब्स पीपल हुआ करते थे ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग हुआ करते थे। इन्होंने क्या काम किया, खेती के लिए, जैसे आप नॉर्मली देखेंगे कि लोग जंगल की कटाई करते हैं, ठीक है, जंगलों को जला देते हैं, कुछ एरिया को जला देते हैं, फिर वहाँ पर खेती बाड़ी का काम चालू कर देते हैं। शुरू में तो इन्होंने हट्स बनाए, इसके बाद उन्होंने क्या सोचा कि हम जो है परमानेंट सॉल्यूशन लेकर के आते हैं इस एरिया में। रेड लॉम क्ले बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी इन द हिल्स एंड कंस्ट्रक्टेड सिंपल 1 रूम स्ट्रक्चर दैट मेजर 16 बाई 22 फीट। इन्होंने फिर मिट्टी के घर बनाना चालू कर दिया। वहीं यदि बताया जाता है कि ये जो रेड क्ले है वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है ट्राइब्स वाले लोगों के लिए, हम इसका इस्तेमाल करते थे झोपड़ी बनाने के लिए जिसमें हम रहा करते थे। एंड वी आल्सो बरीड द डेड इन इट, जो लोग मरते थे उसको हम इसी मिट्टी में दफनाया करते थे। कुल मिलाकर के जन्म से लेकर के डेथ तक, ठीक है, हम इस मिट्टी के सर्किल में पूरी तरह से लगे हुए हैं। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो ईसाई धर्म अपनाने वाले जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं उनसे रिलेटेड ये न्यूज़ आर्टिकल छपा है, इसको हम देखने वाले हैं। नॉर्मली देखा जाए ना तो जो दलित समुदाय है वो शुरू में ऊंचा वाला जो वर्ग था, ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग से बहुत ज़्यादा त्रस्त था। उनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उनको अपने बॉडी के ऊपर वाले हिस्से को ढकने का तक अधिकार नहीं था, पार्टिकुलरली महिलाओं की यदि बात करें। इतनी ख़राब कंडीशन थी दलित महिलाओं की। यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने धर्म को छोड़ने का फ़ैसला लिया। ये आज की बात नहीं है, ये आज से बहुत समय पहले की बात है। उस समय में जब हिंदू धर्म अपने चरम पर हुआ करता था और भारत में बहुत ज़्यादा छुआछूत था, बहुत ज़्यादा भेदभाव था। उस समय में ये जो दलित कम्युनिटी है इन्होंने ईसाई धर्म को अपनाने की कोशिश किया। ईसाई धर्म अपनाने का मेन रीज़न था कि इनका जो इतना ज़्यादा शोषण होता था उस चीज़ से ये बच सकें, क्योंकि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो सबको बराबर समझते थे, सबको एक्सेप्ट कर लेते थे। इसके चलते चलते जो है बहुत सारे दलित लोगों ने क्रिश्चियन धर्म अपनाया था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो दलित लोग क्रिश्चियन धर्म अपनाए हैं, ईसाई धर्म अपनाए हैं, ठीक है, उनका क्या होगा, क्या उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इसको लेकर के ये आर्टिकल छपा है। तो कुछ समय पहले ये न्यूज़ सामने आई थी जिसमें सरकार का कहना था कि हम जो लोग अपना धर्म परिवर्तित करके ईसाई बन गए हैं हम उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं देंगे। नॉर्मली यदि देखा जाए रिजर्वेशन जो दिया गया है, एक तो उनका जो सामाजिक उत्थान नहीं हो पाया था, उस सामाजिक कंडीशन को थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए सरकार रिजर्वेशन का सिस्टम लेकर के आई थी। अब यदि आप ऐसी कैटेगरी के हैं और धर्म बदल लेते हैं तो धर्म बदलने से
क्या आपकी जो कंडीशन है वो सुधर जाएगी, आपका घर ठीक हो जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, क्या चीज़ आखिर हो जाएगा? आपकी स्थिति तो वही की वही रहेगी, बस हिंदू की जगह आप जो है ईसाई हो जाएंगे, यही चेंजेस आने वाला है। तो ईसाई धर्म अपनाने वाले हिंदू दलितों के लिए समानता की मौलिक आशा काफ़ी हद तक अभी तक साकार नहीं हुई है। वो लोग अभी भी आशा लगाए हुए हैं कि हमें भी जो है समान अधिकार मिले, हम भी जो है एससी की कैटेगरी में आ सकें, ये इनकी डिमांड रही है। पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रांटिंग शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस टू दलित क्रिश्चियन। दलित क्रिश्चियन अब सरकार सोच रही है एक अलग ही कैटेगरी बन गई है जिसको रिजर्वेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले साल यूनियन गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया था जिसके हेड थे, जिसके मुखिया थे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI KG बालाकृष्णन। KG बालाकृष्णन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और इस कमेटी का काम था कि आप जो है स्टडी करिए कि क्या जो SC स्टेटस दिया जाना चाहिए दलित क्रिश्चियन को, जो दलित लोग क्रिश्चियन धर्म अपना लिए हैं उनको SC कैटेगरी का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए, इसको लेकर के एक कमेटी का गठन किया गया था। रिसेंटली हम देखेंगे कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट है इस मामले में काफ़ी अच्छा काम करी है। उन्होंने अमेंडमेंट किया है 1950 के प्रेसिडेंशियल मतलब SC ऑर्डर को इस मामले में। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन 2007 की बात करें, इसने रिकमेंडेशन दिया था कि दलित को आप परमिट यदि कर रहे हैं जिन्होंने कन्वर्ट कर लिया है क्रिश्चियनिटी में, टू अवेल ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट अंडर द SC कोटा। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन आता है 2007 में, ये भी कहता है कि नहीं, ये जो दलित क्रिश्चियन लोग हैं इनको SC कैटेगरी का फ़ायदा मिलना चाहिए। इसके बाद कुछ और फाइंडिंग निकल करके आती है देश पांडे एंड बापना 2008। इनको अपॉइंटेड किया गया था नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी के द्वारा। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर नो कंपेलिंग एविडेंस टू जस्टिफाई डिनाइंग देम ऑफ SC स्टेटस। ऐसा कोई आधार ही नहीं है कि आप जो है इनको SC स्टेटस देने से मना कर सकें। ये 2008 का फैसला है। देखिए BR अम्बेडकर थे, उन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया था। जो छुआछूत है वो हिंदू धर्म का एकदम हॉरर, डरावना सच है। मिलियंस ऑफ हिंदू दलित कन्वर्टेड टू मोर इलगेटेरियन सेम राइट रिलीजन्स। बहुत सारे जो हिंदू धर्म वाले दलित लोग थे उन्होंने ऐसे धर्म को अपनाया जहां उनको समान अधिकार हो। एल्गेटेरियन वर्ड यूज़ किया गया है, सेम राइट्स टू ऑल। ऐसा रिलीजन यदि कोई है तो उसको एल्गेटेरियन बोलते हैं। इसमें क्रिश्चियनिटी भी रही थी। इन द होप ऑफ एस्केपिंग द क्लचेस ऑफ कास्टिसिज्म, जातिवाद के मकड़ जाल से वो निकल सकें और फ्री होकर के ज़िंदगी जी सकें। तो आखिर ऐसा रीज़न क्या था जिसके चलते चलते हिंदू दलित लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए? हैज़ नॉट बीन रिलीज टू ए लार्ज एक्सटेंट। पहले नंबर की बात यह है कि वो इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी उनका आधारभूत राइट्स है और वो चाहते हैं कि हमें समानता प्राप्त होनी चाहिए, हमारे साथ में समान व्यवहार किया जाए। द रीज़न वाई हिंदू दलित कन्वर्टेड ऑफ क्रिश्चियनिटी हैज़ नॉट बीन वी रियलाइज टू ए लार्ज एक्सटेंट। लेकिन इस चीज़ को अभी तक लोग रियलाइज नहीं कर पाए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप देखते हैं कि इंटरसेक्शनल जो बर्डन है वो बढ़ते जा रहा है और सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सरकार का कहना है कि देखिए SC ST का तो भार हम उठा ही रहे हैं, अलग से अब ये एक कमेटी बन गई है, इसको भी अब हम रिजर्वेशन देंगे, तो ये कैसे चलेगा। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ इंटरसेक्शनलिटी को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो थ्योरी है हमें दिखाती है काफ़ी बड़ा पिक्चर। दलित क्रिश्चियन confusing question as it allowed an understanding of caste with religion and a composite understanding of Dalit Christians as a Dalit and as religious minority group. यदि कोई दलित व्यक्ति क्रिश्चियन बन जाता है तो उसको हमें जो है दलित के रूप में ही अपनाना चाहिए और उस ग्रुप को रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए।
इसके अंतर्गत कुछ हमको एक्सटेंशन विस्तार देखने को मिलता है। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनएडिक्वेसी ऑफ सिंगल एक्सेस फ्रेमवर्क। हमारे यहाँ पर जो सिंगल एक्सेस फ्रेमवर्क चल रहा है वो पर्याप्त नहीं है। ऑलरेडी से जो नियम कानून चल रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है हमारे देश में। ये लीगल प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं आइसोलेटेड कैटेगरी वाले लोगों को। इसके साथ साथ में ये जो सिंगल एक्सेस वाला कानून चल रहा है वो भेदभाव करता है उन ग्रुप्स को जहाँ पर कैटेगरी ओवरलैप हो जा रही, जैसे कि दलित क्रिश्चियन की हम बात करते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि ये जो सिस्टम है वो दमन करने का काम कर रहा है, ऑप्रेस करने का काम कर रहा है रेस, जेंडर, सेक्सुअलिटी, एबिलिटी के हिसाब से। अब जो सिंगल एक्सेस फ्रेमवर्क चल रहा है इसके खिलाफ में और हमारे यहाँ पर जो ऑलरेडी से नियम कानून चल रहे हैं जिसको हम सिंगल एक्सेस फ्रेमवर्क बोल रहे हैं, इसके खिलाफ में एक मोची, एक चमार जाति का जो लोग है वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। इस केस को हम सुसाई ईटीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर केस बोलते हैं। 1985 का ये मामला है। सुसाई एक दलित कैथोलिक मोची था। इसने राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए मद्रास में एक मंच पर गुमठी स्थापित करने के विस्तार के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था ताकि वो हिंदू मोची के बराबर हो सके। जैसी छूट उसको मिली है वैसी छूट मेरे को चाहिए करके वो सुप्रीम कोर्ट गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा यह सिद्ध करना जरूरी है कि अपने मूल हिंदू धर्म की सामाजिक व्यवस्था में ऐसी जाति सदस्यता से होने वाला भेदभाव एक अलग धर्म समुदाय के नए वातावरण में अपनी दमनकारी गंभीरता के साथ जारी रहते हैं। उसको ये सिद्ध करना था कि अभी भी मेरे साथ में भेदभाव हो रहा है क्रिश्चियन कम्युनिटी में शामिल होने के बाद भी, तो उसको फ़ायदा मिल जाता। इसके बाद वाली जो न्यूज़ आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, जो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, वो ज्ञानवापी में जो अभी हाल फिलहाल में सर्वे चल रहा है उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि ज्ञानवापी में जो सर्वे कंडक्ट कराया जा रहा है उसके लिए जो मेथड अपनाई जा रही है वो कितनी सही है और कितनी गलत है। इसके लिए ज्ञानवापी में नॉन इन्वेसिव सर्वे कंडक्ट कराया जा रहा है। तो 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिशा निर्देश जारी किया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि आप कंडक्ट कराइए एक विस्तारित नॉन इन्वेसिव सर्वे। नॉन इन्वेसिव सर्वे किस टाइप का होता है इसको हम आगे समझेंगे। तो जो ज्ञानवापी मस्जिद लोकेटेड है वाराणसी में, जो कि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रही है, इसी के बारे में ये न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो इंट्रूसिव सर्वे हमको समझना है। तो इंट्रूसिव सर्वे ऐसा सर्वे होता है जहां पर सर्वेयर को एक्सेस ग्रांट करी जाती है, अनुमति प्रोवाइड करी जाती है कि आप किसी प्रॉपर्टी का सर्वे कंडक्ट करा सकते हैं ऐसे एरिया को जिसको कोई देख नहीं पा रहा है या फिर एक्सेस नहीं कर पा रहा है। अब हम समझते हैं कि ये महत्वपूर्ण आखिर है क्यों। तो जो वर्किंग प्रिंसिपल है साइंटिफिक मेथड्स का यूज्ड इन सच सर्वेयर, देयर एबिलिटी एंड देयर लिमिटेशन, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आर्कियोलॉजी की बात करें, आर्कियोलॉजी हैज़ ड्यू टू एवर इंक्रीजिंग सोशल एंड लीगल कॉम्प्लेक्सिटी। आर्कियोलॉजी के अंतर्गत काफ़ी सारी बढ़ती हुई सोशल और लीगल कॉम्प्लेक्सिटी हैं, समस्याएं हैं, जिसके चलते चलते इसका थोड़ा सा विरोध होता है या फिर ये अपने आप में सही नहीं मानी जाती है। इसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है और भी ज़्यादा साइंटिफिक मेथड। इसमें इंक्लूडिंग है फिजिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की बात करें, आर्कियोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं नॉर्मली परफॉर्म किए जाते हैं ओपन स्पेसेस में। ये इन्वेस्टिगेशन का काम खुले मैदान में किया जाता है, खुली जगह में किया जाता है। एलोंग विथ एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन का मतलब होता है उत्खनन का काम करना, खुदाई का काम करना। वेयर साइंटिस्ट हैव ऑप्शन टू यूज़ बोथ ग्राउंड एंड एयरबोर्न सिस्टम टू आइडेंटिफाई एंड टेस्ट टारगेट। ज़मीन के ऊपर जो सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं उसका अध्ययन करते हैं। इसके अलावा ज़मीन के भीतर खुदाई करके भी अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत में कुछ नॉन इन्वेसिव मेथड्स भी रहती हैं, इसको भी हमें समझने की कोशिश करना है।
तो अर्थ की जब भी हम स्कैनिंग करते हैं तो हमें नॉन इन्वेसिव मेथड्स के ऊपर डिपेंड हो जाना चाहिए। यदि हम प्रेजेंट केस की बात करें, चूँकि इन्वेस्टिगेशन इज़ बीइंग अंडरटेकन इनसाइड ए बिल्ट स्ट्रक्चर, इन्वेस्टिगेशन जो है बिल्ट स्ट्रक्चर के इनसाइड में चल रहा है। नो एक्सवेशन इज़ परमिटेड, दूसरे नंबर की बात यह है आप खुदाई नहीं कर सकते, तोड़ फोड़ का काम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो जियोफिजिस्टिस्ट हैं पार्टिकुलरली वो डिपेंड हो जाते हैं नॉन इन्वेसिव मेथड ऑफ अर्थ स्कैनिंग। तो जो आर्कियोलॉजिकल मेथड है इसके लिए क्या क्या इस्तेमाल में लाया जाता है। सबसे पहले तो प्रोस्पेक्ट लगाया जाता है, एडॉप्टेड फ्रॉम द अप्लाइड इन जियोफिजिकल मैपिंग। जियोफिजिकल मैपिंग के अंतर्गत कुछ कुछ प्रोस्पेक्ट एडाप्ट करे जाते हैं। दूसरे नंबर की बात यह है, ये दो प्रकार से हो सकते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है, इसके अंतर्गत आप एनर्जी को इंजेक्ट करते हैं इस ग्राउंड में और मेज़र करते हैं रिस्पॉन्स ऑफ द बरीड टारगेट एट द सरफेस। सरफेस में जो दबा हुआ चीज़ है वो क्या प्रतिक्रिया दे रहा है उसके बारे में जानकारी हासिल करी जाती है। इसमें सीस्मिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ होते हैं पैसिव मेथड जैसे कि मैग्नेटोमेट्री, ग्रेविटी सर्वेइंग, सिंपली मेजर एग्जिस्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा सिंपली जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी मेजरमेंट किया जाता है। दोनों की दोनों जो कंडीशन हैं ये हमें प्रोवाइड करती हैं कुछ एस्टिमेशन, कुछ अंदाज़ा ग्राउंड मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी हो सकती, कौन सी मटेरियल से ये बना है। इसके अलावा इसकी डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस करता है कि नहीं करता, वेव की वेलोसिटी कितनी, ये सब हम पता लगा सकते हैं। दे आर देन इंटरप्रेटेड इन टर्म ऑफ पॉसिबल नेचर एंड जियोमेट्री ऑफ द टारगेट। इसके बाद हम निर्धारित करते हैं कि उसकी नेचर क्या हो सकती है, उसकी जियोमेट्री क्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि ज़मीन के नीचे जो है बहुत सारे मटेरियल मौजूद हैं, ठीक है। इसके अलावा उनकी कुछ जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी सेम हो सकती है, इसलिए इनको खोज करना, पता लगाना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। इसके बाद बताया जाता है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो एक जीपीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा जिसको ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार बोलते हैं। इसके माध्यम से 3D मॉडल जो है आर्कियोलॉजिकल फीचर्स का बनाया जा सकता है कि अंदर आखिर है क्या चीज़। जीपीआर ऑपरेट होता है, इसके अंतर्गत शॉर्ट रडार्स आवेग क्या किया जाता है, उसको चालू किया जाता है एक सरफेस एंटीना से, एंड रिकॉर्डिंग बोथ द टाइम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिटर्न सिग्नल। इसके बाद ये क्या काम करता है, सिग्नल को रिकॉर्ड करता है कि कितने टाइम आप भेजे थे, कितना तेज़ सिग्नल भेजे थे और कब ये वापस आ गया है। कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की हम बात करेंगे जियो फिजिकल सर्वे की, कि जियो फिजिकल सर्वे में कौन कौन सी बातें शामिल हैं। इसमें कुछ फिजिकल पैरामीटर हो सकते हैं, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स एंड वॉल्यूमिनस डाटा एक्वायर्ड। इसके लिए आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेटा कलेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए रिक्वायरमेंट रहता है गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिज़िकल प्रोसेस। फिज़िकल प्रोसेस के बारे में आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके साथ साथ में पावरफुल डेटा एनालाइज किया जाता है एंड मॉडलिंग करी जाती है प्रोग्राम की, ताकि जनरेट किया जा सके रिलायबल 3D इमेज को। चूँकि जो आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है, वस्तुएं हैं, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन में है, इज़ मेड ऑफ हेटेरोजेनियस मटेरियल विथ कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री। लेकिन यहाँ पर कुछ जो है आपको विभिन्न प्रकार के मटेरियल भी देखने को मिल जाते हैं जिनकी जियोमेट्री कैसी है, कॉम्प्लेक्स है। वहीं यदि हम जनरली बात करें तो लॉ ऑफ फिज़िक्स हमें प्रोवाइड करता है कुछ साधन, जैसे कि यदि आपको कुछ कंप्यूट करना है, किसी डेटा का कैलकुलेशन करना है, कंप्यूटेशनल मॉडल हमको प्रोवाइड करता है। कुछ आइडियल कंडीशन में ये काम करता है एकदम एग्जैक्ट थ्योरी के तौर पर, जो कि एग्जिस्ट करता है कि कैसे करके आप प्रिस्क्राइब्स करेंगे द डेटा शुड बी ट्रांसफॉर्म इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस द मॉडल। कैसे करके डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा ताकि मॉडल को हम फिर से नया बना सकें।
मोस्ट केसेस में क्या होता है, इसमें इंक्लूडिंग है सर्वे बीइंग कंडक्टेड बाय ASI. The mathematical framework assumes that infinite and noise-free data will be available. इसके बाद हम बात करते हैं कि जो जियो फिजिकल टूल्स होते हैं उनके जो सक्सेस का रेट रहता है वो हाई रहता है। ये इमेज को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, इमेज को फिर से नहीं बना सकते हैं किसी भी टारगेट को। इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर जियो फिजिकल टूल हैव ए हाई सक्सेस रेट इन रिसोर्स एक्सप्लोरेशन। यदि आपको कहीं भी रिसोर्स को एक्सप्लोर करना है, पता लगाना है यहाँ सोना है कि चांदी है कि मंदिर है कि मस्जिद है, इसके लिए आपको बेस्ट जो मेथड है वो है जियो फिजिकल टूल्स है। बट इन द केस ऑफ फेलियर और पार्शियल सक्सेस ड्यूरिंग द एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज द लॉस इज मेयरली फाइनेंशियल। वहीं यदि हम बात करें, यदि हम फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, लॉस हमारा कैसा रहेगा, वो रहेगा मेयरली, केवल और केवल नुकसान आपको रुपए पैसे का होने वाला है।